नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। ऐसा लग रहा है जैसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट पूरी तरह से आ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में पूरी तरह से झोंकने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर हमले अपने तेज कर रहा है, घातक करता जा रहा है, बाकायदा अमेरिका तमाम यूरोपियन देशों की धमकियों को नज़रअंदाज कर रहा है और साथ ही साथ न्यूक्लियर वॉरहेड यानी कि परमाणु हथियारों को पूरी तरह से एक्टिव करने का आदेश पुतिन की तरफ से दिया गया है। साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो पूरी दुनिया इस वक्त समझ नहीं पा रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के दिमाग में क्या है, किस तरह से वो इस तरह की चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, ये भी दुनिया नहीं समझ पा रही है। तो क्या यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या पटकथा लिखी जा रही है, क्या प्रस्तावना लिखी जा रही है तीसरे विश्व युद्ध की? बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या यूक्रेन अब महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बनेगा? क्या विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा रही? पुतिन की परमाणु वाली धमकी का क्या है मतलब? पुतिन अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश दे दिए हैं। मतलब साफ है, यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध में एक भी गलती का अंजाम परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। वैसे जानकार परमाणु हमले की आशंका को खारिज भी कर रहे हैं। रूस बस अमेरिका और तमाम नाटो देशों को चेताना चाहता है। रूस साफ कह रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा अंजाम बुरा होगा। क्या विश्व युद्ध का ग्राउंड हो गया है तैयार? क्या अमेरिका रूस के बीच चल रहा माइंड गेम? पुतिन के खिलाफ बाइडेन का क्या है प्लान? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वैसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही रूस की धमकी को पैंतरेबाजी कही जा रही हो, लेकिन पुतिन जिस तरह से दुनिया को चौंका रहे हैं, वैसे में दुनिया को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। आखिर इस महायुद्ध से महाविनाश को सहने के लिए कौन तैयार हो सकता? अमेरिका उकसाने की जगह युद्ध को खत्म करने पर ज्यादा फोकस करे। बाइडेन का प्लान दुनिया की समझ से बाहर लग रहा है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? जानकार मानते हैं ऐसा आधार फिलहाल नहीं दिख रहा है। सवाल है कि कब छिड़ सकता है परमाणु युद्ध? रूस या उसके सहयोगी के क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, शत्रु देश परमाणु हथियारों का यदि इस्तेमाल करने लगे, रूस के परमाणु हथियार ठिकानों पर हमला करने लगे, ऐसा हमला जो रूस के अस्तित्व के लिए खतरा हो। यूक्रेन रूस युद्ध फिलहाल इन चार वजहों से काफी दूर है। मतलब साफ है, इस वक्त यूक्रेन के मसले पर दुनिया जरूर बढ़ती दिख रही है, लेकिन परमाणु युद्ध जैसे हालात बनते नहीं दिख रहे हैं। रूस को ही पता है कि परमाणु युद्ध का मतलब महाविनाश है, जिसमें कोई नहीं बचेगा। दुनिया का खात्मा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वाकई में बड़ा सवाल है कि परमाणु युद्ध होगा क्या, क्योंकि पुतिन लगातार इस बात की धमकी दे रहे हैं। परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया गया है। कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि पुतिन और उनका पूरा परिवार एक ऐसे बंकर में पूरी तरह से पनाह लेने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर परमाणु हथियारों का कोई अगर हमला भी हो जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर कई लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कई जानकार बात कर रहे हैं कि आधार तो तैयार हो रहा है तीसरे विश्व युद्ध का, परमाणु युद्ध का, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे संकेत जो गहरे संकेत हो सकते हैं वो चीज़ें दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए पूरी दुनिया का खात्मा तय है, पूरी धरती का खात्मा तय है, क्योंकि इस वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड से ही पूरी धरती का विनाश हो सकता है। ऐसे ऐसे हथियार बनाए गए। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इतना आसान है परमाणु हथियार की धमकी देना और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना।
इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कई मेहमान जुड़ेंगे। कर्नल केएस खटाना जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कर्नल केएस खटाना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, विपिन शर्मा जी जुड़े हुए। विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं विपिन जी, क्या धमकी देना, इसके बाद कई तरह की बात कही गई कि गीदड़ भभकी दे रहा है रूस, इसके बाद कहा गया कि पैंतरेबाजी है, माइंड गेम चल रहा है, अमेरिका को एक तरह से यूक्रेन और रूस के बीच के जो युद्ध हो रहा है उससे अमेरिका को दूर रखना, यूरोपियन देशों को दूर रखना, इसलिए इस तरह की पैंतरेबाजी रूस की तरफ से की जा रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। एक के बाद एक हमले तेज उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर घातक हमले किए जा रहे हैं और आज तो सुन रहे हैं कि और ही बड़ा हमला होने वाला है कीव के ऊपर। अब बताइए सर, ये परमाणु युद्ध का आधार बनता दिख रहा है क्या? विपिन जी, सुन पा रहे हैं विपिन जी आप? चले, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा विपिन जी के पास। कर्नल केएस खटाना जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। खटाना साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर के बाद दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई भी आएगा तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और ऐसे नतीजे की बात कर रहे थे, ऐसे बड़े संकेत वो दे रहे थे कि नतीजा उस तरह का भुगतेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, मतलब उसकी सोच से ज़्यादा खतरनाक। तो इस बात को बाकायदा कई देश और कई जानकारों ने परमाणु युद्ध के साथ जोड़ लिया। इसके बाद खबर आई कि तमाम न्यूक्लियर डिटरेंट वॉरहेड्स जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है रूस की तरफ से। फिर खबर आ रही है कि रूस में कई ऐसी जगहों, कई ऐसे बंकर बनाए गए हैं, खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति और उनके परिवार को रहने के लिए, जहां पर उनके परिवार को लेकर जाया गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद इस तरह के बड़े संकेत मिलते नजर आ रहे थे कि क्या परमाणु युद्ध की जो धमकी दी जा रही है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, क्या उसे वो गंभीरता से ले रहे हैं और बाकी दुनिया इसे पैंतरेबाजी की तरह देख रही है, गीदड़ भभकी की तरह देख रही है, गेम प्लान की तरह देख रही है। लेकिन वाकई में है क्या? अगर देखा जाए न्यूक्लियर वॉरहेड्स और परमाणु हथियारों के जखीरे के मामले में, तो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश है रूस। रूस के पास तकरीबन 6000 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5000 परमाणु हथियार हैं। और यूक्रेन की बात करें तो उसके पास तो एक भी परमाणु हथियार नहीं है। और अगर कई देशों को मिला दिया जाए, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया, तो इन सबों को मिलाकर के मात्र 1000 परमाणु हथियार हैं। तो परमाणु हथियार के मामले में, जखीरे के मामले में रूस सबसे ताकतवर देश है। लेकिन क्या आसान है परमाणु युद्ध लड़ना? आसान है? जैसा कि एक डायलॉग या कह सकते हैं एक बयान और दिया गया था रूस की तरफ से कि पूरी दुनिया बिना रूस के कैसे रह सकती है, यानी कि रूस है तभी दुनिया है। यानी कि एक बड़ा और खतरनाक संकेत दिया गया रूस की तरफ से कि रूस यदि नहीं रहेगा, रूस का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर दुनिया का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब साफ है कि वो चारों तरफ रूस तबाही फैलाने के लिए अपनी क्षमता रखता है, अपनी ताकत रखता है। लेकिन इस वक्त जो यूक्रेन में कीव शहर में जो चल रहा है वही बहुत ही चिंताजनक है। बाकायदा अपनी सेना, अपनी फोर्स को कम से कम 20 से 25 गुना बढ़ाया गया है रूस की तरफ से। और आज ऐसा लग रहा है कि एक आखिरी जंग हो सकता है कि लड़ी जाए कीव शहर को जीतने के लिए रूस की तरफ से। लेकिन यूक्रेन की सेना भी पूरी तरह से डटकर मुकाबला कर रही है। बाकायदा वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि इस वक्त रूस की तरफ से जो किया जा रहा है यूक्रेन में, वो वाकई में एक आतंकवादी देश की तरह किया जाता है, इसलिए उसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए। कई तरह की शर्तें यूक्रेन की तरफ से रूस के सामने रखी गई, लेकिन रूस अब किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस अपने तरीके से काम कर रहा है, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी रूस की ताकत के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा हो। चलिए, कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल केएस खटाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। केएस खटाना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? विपिन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? विपिन जी से हम थोड़ी देर के बाद जुड़े हैं, खटाना जी जुड़ चुके हैं। खटाना साहब, ये जो धमकी दी जा रही थी रूस के राष्ट्रपति की तरफ से, जो धमकी दी गई,
कि परमाणु हम सबसे ताकतवर हैं परमाणु हथियार के मामले में, बड़ा जखीरा हमारे पास है, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिटरेंट को एक्टिव करने की जो बात सामने आई, ये सब तमाम ऐसे संकेत लग रहे थे जैसा परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की सोच रहा हो रूस। क्या आसान होगा? जो नया परिदृश्य बन रहा है उसमें कितना, इस धमकी को कितनी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है खटाना साहब? देखिए, इस धमकी को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उसका कारण है कि रूस ने क्यों अपना न्यूक्लियर वेपन उसने रेडी पोजीशन में रखे हैं। उससे पहले फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दी थी कि नाटो के पास परमाणु बम भी हैं। उसके जवाब में रूस ने ये बताया था कि वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर वेपन, और उसके बाद पुतिन ने वो अलर्ट पोजीशन में कर दिए हैं। अलर्ट पोजीशन मीन दे आर रेडी टू फायर। ये बहुत अनलाइकली है कि एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल होंगे इस लड़ाई में। बिल्कुल नहीं होंगे। वो सिर्फ तब संभव है अगर नेटो कंट्रीज अपनी फौजें यूक्रेन में भेजते हैं, कि जो कि लाइकली सिनेरियो मुझे नहीं लग रहा है। ये सिर्फ उनको डेटल करने की बात है। तो ये इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट एटॉमिक वेपन विल बी यूज्ड इन दिस वॉर। इसकी कोई बहुत संभावना नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ जी, कि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं है। अभी जितनी इकोनॉमिक सैंक्शन जो रूस पे लग रही हैं, उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उनकी जो जीडीपी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाई 5 to even 8%। और न सिर्फ रूस पे बल्कि दुनिया के बाकी देशों पे भी भारत समेत इकोनॉमिक सैंक्शन का बहुत असर पड़ेगा। पर ये सब क्यों संभव हुआ? देखिए, 1990 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, नेटो के 16 मेंबर थे। आज नेटो के 30 मेंबर हैं, और यूक्रेन जो है वो मेंबर बनना चाहता है, और इसके लिए वो कोशिश कर रहा है बहुत दिन से। अगर नेटो का मेंबर बन गया यूक्रेन, तो यूक्रेन में अगर नेटो के वेपन डिप्लॉय होंगे, तो वहां से मॉस्को मिसाइल को जाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि रशिया कैन नॉट अफोर्ड इट। रशिया हैज टू लुक आफ्टर सिक्योरिटी। तो ये उस संदर्भ में था। ये जब जो हो रहा है और जो होएगा वो उसी संदर्भ में होएगा। रूस यूक्रेन को ऑक्युपाई नहीं करेगा। आई एम ऑफ ओपिनियन के बिल्कुल ऑक्युपाई नहीं करेगा। रूस सिर्फ ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बने, और रूस की जो सिक्योरिटी है उसको, सुरक्षा को किसी किस्म का खतरा नहीं हो। 1990 में ये अंडरस्टैंडिंग थी रशिया और अमेरिका के बीच में कि नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। उसके बाद एक एक करके इन्होंने 14 देश उसमें और शामिल कर दिए, और यूक्रेन भी तकरीबन शामिल होने के कगार पे था। तो इन्होंने रूस के लिए कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। वो रूस बिल्कुल ये परमिट नहीं करेगा कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए और रूस की सुरक्षा को किसी भी किस्म का खतरा हो। दूसरी बात ये है, देखिए, रूस किसी सिटी को ऑक्युपाई नहीं करेगा। रूस को पता है, रूस ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको पता है कि शहर में लड़ाई करना, बिल्टअप एरिया में लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कैजुअल्टीज होंगी। वो रशिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। रशिया क्या कर रहा है? वो एनसर्कल कर रहा है। कीव को एनसर्कल कर लिया, ठीक है। तो वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी किस्म से एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इस बात का पक्का डिसीजन हो जाए कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और दूसरा, आप देखिए, अभी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है यूक्रेन में, ये बेसिकली प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोप है, ठीक है। उन्होंने प्रॉप अप करा है ये। वो रिजीम चेंज करवाएंगे और उसके बाद एक जो समझौता होना ही है, बिकॉज नो वार। मतलब खटाना साहब, सिंपल सी बात है कि पूरा ये माइंड गेम चल रहा है, या एक तरह से प्रोपेगेंडा भी है
कि अमेरिका अपना सिर ना उठाए, यूरोपियन देश अपना सिर ना उठाए, जो जहां है वहीं पर रहे। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में तीसरा किसी की ज़रूरत नहीं। अगर कोई तीसरा आता है तो स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हालात कुछ भी हो सकती है। इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ सकते हैं, जो जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हैं विदेश मामलों के जानकार। ब्रह्मदीप, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। ब्रह्मदीप के पास मैं आऊँगा। ब्रह्मदीप, एक बात बताएं, क्या मायने हैं इसके कि परमाणु धमकी दिया जा रहा है रूस के राष्ट्रपति की तरफ से? जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसके आधार पर कई जानकार मानते हैं कि परिदृश्य उस तरह का नहीं है कि परमाणु युद्ध लड़ा जाए, लेकिन अगर रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्रों पर अगर मिसाइल से अटैक किए जाते हैं या फिर ऐसा ही सिचुएशन आ जाए, हालात बन जाए कि रूस के अस्तित्व का सवाल आ जाए, तभी परमाणु युद्ध हो सकता है। वैसे तो नहीं होगा, सब माइंड गेम चल रहा है, सब प्रोपेगेंडा है। यूक्रेन पर किसी तरह से वहाँ की सत्ता को हटाकर अपने फेवर में एक सत्ता वहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य है रूस का। क्या इस धमकी को ऐसे ही नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है ब्रह्मदीप अलूने? देखिए गौरी जी, दिलचस्प सवाल है आपका, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो परमाणु हथियार होते हैं वो हमला करने के लिए नहीं होते, वो सुरक्षा करने के लिए होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर दुनिया में जब हम देखें जो यूक्रेन का संकट है उसको परमाणु हमले या इन सब से आगे भी हमको देखना चाहिए। और दरअसल ये जो पूरा का पूरा संकट है वो संकट ये है कि क्या दुनिया से लोकतंत्र का खात्मा होता जा रहा है। और यदि लोकतंत्र का खात्मा होता जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये जो दुनिया है वो परमाणु युद्ध की कगार पर बैठी है। अब देखिए, आप परमाणु युद्ध का परमाणु हमले की धमकी दे सकते हैं, आप नाटो को रोक सकते हैं। नाटो कहता है कि हम आपको जो यूक्रेन है वो युद्ध लड़े, हम उसकी सहायता करेंगे। लेकिन दुनिया से कहीं पर भी ये आवाज क्यों नहीं आती कि पुतिन का जो अधिनायकवाद है उस अधिनायकवाद की लड़ाई लोकतंत्र से है और लोकतंत्र के समर्थन में पूरी दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए। और अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही है। और देखिए गौरी जी, एक बात और मैं कहूंगा, ये जो परमाणु जो धमकी है ये रूस की नई धमकी नहीं है। उत्तर कोरिया भी ऐसी धमकी देता है क्योंकि उत्तर कोरिया में भी अधिनायकवादी शासन है। ईरान भी ऐसी धमकी देता है क्योंकि ईरान में भी अधिनायकवादी शासन है। इवन चीन भी यही कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो शीत युद्ध जो शुरू हुआ था, शीत युद्ध शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो सर्वसत्तावाद जो साम्यवाद से उभरता है उसका झगड़ा लोकतंत्र से था। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो माना गया कि दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक राष्ट्र जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत कभी भी परमाणु हमले जैसी चीजों की धमकी नहीं दे सकता। तो यूक्रेन संकट से दुनिया के सामने एक चुनौती आई है कि कैसे जो सत्तासीन शीर्ष सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, जो अधिनायकवाद को स्थापित कर रहे हैं, जो किसी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, यदि वो लंबे समय तक सत्ता पर बने रहे तो दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर होगी। आवश्यकता इस बात की कि पुतिन, जिनपिंग या उत्तर कोरिया के किम जोंग इन सबको हटाकर ऐसे देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाए। जहां तक यूक्रेन की बात है तो जो पुतिन है वो परमाणु युद्ध या परमाणु हमले की धमकी देकर नाटो और अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी हद तक चले जाएंगे। लेकिन रूस यह नहीं भूल सकता कि चेर्नोबिल संयंत्र में यदि कुछ होता है या जो 4 न्यूक्लियर प्लांट है जो यूक्रेन में स्थापित वहां पर कुछ होता है तो उसकी आग से, क्योंकि हवा की शोर चलेगी, ये रूस सब कुछ तय कर सकता है लेकिन हवा की शोर बहेगी ये रूस तय नहीं कर सकता। और यदि परमाणु विस्फोट के बाद वो हवा यदि रूस की ओर बह गई तो समझ लीजिए रूस भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इस बात की संभावना कमी है कि किसी प्रकार का परमाणु युद्ध होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि परमाणु हमले के सिवाय भी बैलिस्टिक मिसाइल बहुत विध्वंसक हथियार रूस के पास जमा है। और हो सकता है कि आज रात क्यू पर कोई ऐसा हमला भी हो सकता है जिस प्रकार क्यू के आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यह नाटो और अमेरिका को दबाने की कोशिश है रूस की। गौरी जी, चलिए, बहुत 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 अच्छी जानकारी। विपिन शर्मा जी के पास आते हैं। विपिन जी, एक बात बताएं, देखिए ये जो धमकियां दी जा रही कि परमाणु युद्ध होगा, पूरी दुनिया एक तरह से मुहाने पर खड़ी है, परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, और अगर परमाणु युद्ध छिड़ जाता है तो कैसे पूरी दुनिया समूल तौर पर पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा। एक बात मुझे बताएं, बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है इस यूक्रेन रूस के युद्ध में,
खलनायक की भूमिका में कौन है विपिन जी? देखिए, बात समझनी पड़ेगी कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। सर्वप्रथम ये युद्ध इसलिए हो रहा है कि एक आदमी की वजह से व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि अपना बोलबाला जमा लें और वो दौर को दोबारा लेके आए जब सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन का पतन हुआ 1991 में, जब ये डिसइंटीग्रेट हो गए, और उस समय 3 मुल्कों ने घोषणा करी थी सबसे पहले, यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने, कि हम लोग अलग हो गए हैं सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर टूट गया है। ये चाहते हैं कि उस दौर को दोबारा लेके आए। इनके जो 3 बड़े प्रमुख हिस्से थे, आप लातविया की बात करें, एस्टोनिया की बात करें और साथ में लिथुआनिया की बात करें, वो तो अलग हो गया, नाटो के साथ मिल गया अब जाकर। अरे लेकिन अभी भी 15 में से बाकी ये 11 रिपब्लिक्स बाकी है जिसको वो शामिल कर सकता है। और ये कहना कि सिर्फ एक वो चाहता है कि ऐसी सत्ता काबिज हो जाए यूक्रेन में जो उनकी भाषा बोले, सिर्फ महज वो बात नहीं है। वो चाहता है कि इसको इंटीग्रेट कर ले, अपने अंदर शामिल कर ले। और वो क्योंकि आप यूएसएसआर, पुराने यूएसएसआर की बात करें, वो 11 टाइम जोन्स में जाता था। तो आप खुद समझ सकते हैं, जब 24 टाइम जोन्स होते हैं और 11 टाइम जोन्स में किसी का क्षेत्रफल हो, तो अपने आप में वो कितनी बड़ी महाशक्ति है। और ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि परमाणु महाशक्ति कितनी बड़ी है, रूस कितने उसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन देखिए, अभी तक जो सूरत हाल बने हैं, हम उसको ये नहीं कह सकते महज सिर्फ रूस बोलता है। रूस ने पहले ये लगा था सबको, नाटो मुल्कों को, खासतौर पे अमेरिका को, कि धमकियां दे रहा है, लेकिन उसने करके दिखा दिया, पूरा विध्वंस कर दिया यूक्रेन का। और अब तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आज 6ठा दिन है, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये और ज्यादा इसका उग्र हो जाएगा रूस का हमला। और अभी ये कहना कि रूस परमाणु हमला नहीं, एक बात तो दृष्टिकोण सही है, ये अगर बोला जाए कि रूस सावधान चेतावनी देना चाहता है बाकी नाटो मुल्कों को कि आप बीच में हस्तक्षेप ना करें, आप करेंगे तो मैं परमाणु शक्ति हूँ, परमाणु महाशक्ति हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर ये यूक्रेन के आसपास करते हैं तो उसकी क्षति रूस को भी हो सकती है। लेकिन इसकी आप संभावना को नकार नहीं सकते कि बाकी मुल्कों की तरफ भी ये परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बशर्ते कि वो अगर मैदान में कूदे, जिसकी संभावना कम है। क्योंकि जब आप एक बात समझिए, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब काबुल से सेना वापस बुला ली नाटो मुल्कों ने और अमेरिका ने, और तालिबान का बोलबाला जम गया, तो कितनी बड़ी जगहसाई हुई अमेरिका की, जो सबसे बड़ी महाशक्ति है इस समय विश्व में। तो वहां पर कैसे भरोसा जताया जा सकता है कि ये अमेरिका जाके यूक्रेन और रूस के युद्ध में बीच में कूद पड़ेगी? तो ये तो ना समझी थी यूक्रेन की, और ये तो आग में घी डालने का काम कर दिया, उकसा दिया यूक्रेन को। आज नुकसान किसका हुआ है? यूक्रेन का और यूक्रेन वासियों का, जो तो क्या एक बड़ा एक और सवाल देखिए जेहन में, हर लोगों के जेहन में उठता है, तो क्या पटकथा लिखी जा रही है तीसरे विश्व युद्ध की, और यूक्रेन और रूस की तरफ से लिखा जा रहा है? हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है अभी साल भर का और वक्त लग जाए, हो सकता है कि युद्ध भी खत्म हो जाए यूक्रेन रूस के बीच में, कई मसलों पर समझौता हो जाए। लेकिन क्या पटकथा लिख दी गई है? क्योंकि आसान नहीं है, अब रूस के लिए भी निकलना आसान नहीं है। तमाम तरह के प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से, बाकायदा कई देशों को अपनी फेवर में ला करके रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, यूएन भी कई तरह से प्रतिबंध लगाएगा। तो क्या लगता है कि एक तरह से पटकथा लिखी जा रही है, प्रस्तावना लिख दी गई है और बस थोड़ा सा वक्त और इंतजार किया जाए? अभी ताजा खबरें जो मिल रही हैं, ताजा खबरों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन ने, यूके ने आवाज उठा ली है कि यूएनएससी से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रूस को बाहर का रास्ता कर दिया जाए, क्योंकि वीटो पावर है उसके पास, फाउंडिंग मेंबर है यूएनएससी का, और सबसे बड़ी बात है चीन उसका समर्थन दे रहा है। तो यहाँ पर ये बातें चली है, अभी ताजा खबरें। और सबसे बड़ी बात है, आज जो हिंदुस्तानी बच्चे की जो मौत हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो यहाँ पर तो हमें अपनी प्राथमिकता भी समझनी है, अपनी कूटनीति, जो तटस्थ की कूटनीति है, उस पर बरकरार रहना है। चलिए बिल्कुल, चलिए मैं आऊंगा सर, एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। समझने की कोशिश करेंगे, भारत का स्टैंड भी बहुत क्लियर होना चाहिए। जख्म हम लोग को मिला है आज, पहला जख्म, जो कि बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जो भारतीय छात्र वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, ना तो उसे यूक्रेन और ना ही रूस से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने के लिए गए थे, लौटना था उनको स्वदेश 2, 4, 5 सालों के बाद, लेकिन बीच में युद्ध के झमेले में फंस गए, उस हालात में फंस गए, और एक नागरिक की, भारतीय नागरिक की वहाँ पर मौत हो गई गोलीबारी में। पूरा देश इस बात को लेकर गमगीन है। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो महाविनाश तय है, महाविनाश पूरी धरती का हो सकता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर परमाणु हथियार की बात करें तो उससे खतरनाक और क्या हो सकता है। और रूस के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा
परमाणु हथियार हैं, और परमाणु हथियार की जो शक्ति है, जो उसकी ताकत है, वो समझिए कि एक साथ अगर एक परमाणु बम जिस तरह की क्वांटिटी का होता है उसे गिरा दिया जाए तो 3-4 शहर को एक साथ उड़ाया जा सकता है। इस तरह की क्वांटिटी वाले परमाणु बम रूस के पास है। बाकायदा धमकी दी जा रही है, लेकिन इस वक्त जो परिदृश्य दिख रहा है, जो आधार है, उसके मुताबिक तो नहीं लगता है कि परमाणु युद्ध जैसे हालात रसिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो सकता है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चलेंगे कर्नल केएस खटाना जी के पास। आप खटाना सर, एक बात बताएं, इसके बावजूद लगता तो है ना, लगता तो एक डर तो बना रहता है, भले ही परिस्थितियां हालात अलग अलग हों, एक डर है कि परमाणु हथियारों से हमला नहीं कर सकता है, लेकिन एक डर तो बना रहता है। और यदि डर है तो एक बेहतर तरीका यह है कि हम अपने लिए, अगर भारत की बात करें तो अपने लिए किस तरह की एक खास तौर पर किस तरह के स्टैंड के साथ चलने की जरूरत है। देखिए, मैं उससे पहले एक आपकी बात का जवाब देना चाहता था। आपने पूछा था कि इस पूरे प्रकरण में विलेन कौन है। मैं समझता हूँ विलेन यूएस है, अमेरिका विलेन है। तो ये सारी जो क्रिएशन है ये अमेरिका की है। खैर, वो बहुत डिटेल में बात करने की है। जहाँ तक परमाणु युद्ध का सवाल है, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो आप ये समझ लीजिए पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो दैट सिनेरियो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नहीं होगा परमाणु युद्ध। वो सिर्फ रूस ने इसलिए कहा है कि जिससे कि नेटो कंट्री ये समझ लें कि रूस पीछे नहीं हटेगा। अब जो भी होगा, रूस का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है रूस का, वो रूस पूरा करेगा और परमाणु युद्ध नहीं होगा। दूसरा ऐसा है, देखिए, परमाणु हथियारों के अलावा भी आजकल बहुत विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट हैं परमाणु हथियारों के। अगर आपको याद हो, अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक MOAB कहते थे, मदर ऑफ ऑल बम, जो इन्होंने अफगानिस्तान के पहाड़ों में इस्तेमाल करे थे, वो ऑलमोस्ट उसका डिस्ट्रक्शन एक एटम बम के बराबर ही है, पर वो एटॉमिक हथियार नहीं है। आजकल वैक्यूम बम्स आ गए हैं, तो उसका विकल्प बहुत है। तो ये बहुत अनलाइकली है कि परमाणु युद्ध होगा। दूसरा, जहां तक भारतवर्ष का सवाल है, अभी तक हमारी नीति बहुत अच्छी रही है और हमें इसमें तटस्थ ही रहना चाहिए, और वो ये हम अभी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि जो हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, देखिए, हमारे तकरीबन 19,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में हैं। उनमें से कुछ कोविड में वापस आ गए थे, पर अभी भी बहुत सारे हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। पर जितनी एफर्ट्स भारत सरकार ने उनको वापस लाने के लिए किया है और जो भारत सरकार कर रही है, पूरी दुनिया में किसी भी देश ने इतने एफर्ट्स नहीं करे। देखिए, 4 मंत्री हमने अभी भेज दिए हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तकरीबन 2000 कल तक 2012 जो स्टूडेंट थे वो वापस आ चुके हैं, और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको हम वहां से बाहर निकाल लाएं, और वो निकालेंगे। आप देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि हमारा एक स्टूडेंट की वहां पे डेथ हो गई है। पर भारत सरकार हर जो स्टूडेंट है और हर जो नागरिक है उसको वहां से इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है जितनी कोशिश हो रही है उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। चले, बिल्कुल खटाना साहब। और इस वक्त जो लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि देखिए परमाणु युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं क्या। इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मदीप जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप, एक बात बताएं, अमेरिका विलेन है, सबसे बड़ा खलनायक है, जैसा कि खटाना साहब कह भी रहे थे कि सब कुछ उसी का रचा हुआ है, उसी की रणनीति है, लेकिन अब पूरी तरह से बैकफुट पर जाकर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। यूक्रेन आज के इस बदलते परिदृश्य में यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचा? क्या वो सरेंडर कर दे रसिया के सामने? क्या यूक्रेन लड़ता रहे? क्या अपने नागरिकों की जान को पूरी तरह से दांव पर लगा दे? क्योंकि एक बात तो तय है ना ब्रह्मदीप, कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच में नाटो का कोई भी देश यदि इंटरफेयर करता है तो हम लोग जो चर्चा आज कर रहे थे परमाणु हथियारों को लेकर, हो सकता है कि उस जैसे हालात भी बन जाएं।
तो यूक्रेन को आज की तारीख में क्या करना चाहिए? क्या उसे सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से, तमाम यूरोपीय देशों से? और सपोर्ट मिल रहा है तो किस तरह का मिल रहा है? क्या उससे यूक्रेन पूरी तरह से हावी हो पाएगा रूस के बीच में? इस बात को समझना जरूरी है ब्रह्मदीप। देखिए गौरी जी, यूक्रेन का जो पूर्व है तो पूर्व में रशिया है, उत्तर में बेलारूस है। अब ये दोनों सीमाएं तो चौक हो गई है क्योंकि बेलारूस से भी कभी भी हमला हो सकता है। दक्षिण में काला सागर है जो आगे तक चला जाता है। अब जो सागर है वहां पर भी हम सब जानते हैं कि रूसी जो नौसैनिक सब तैयार हैं। यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। और आप देखिए कि जैसे क्यू जो है सबसे बड़ा शहर है, जो राजधानी यूक्रेन की, तो 64 किलोमीटर का जो लंबा काफिला आ रहा है, तो वो पूरी की पूरी तरीके से क्यू को घेर लेगी रूसी सेना, घेरने के कगार पर। और पुतिन ने कहा भी कि आज रात को कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा सैन्य हेडक्वार्टर है, वहां पर सब जो राजनीति का संचालन होता है क्यू है। तो क्यू को यदि घेर लिया पूरी रूसी सेना ने, तो देखिए यह रूसी सेना जिस प्रकार से काम कर रही, जिस प्रकार मध्यकालीन युग, या कि आप समझ लीजिए कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पानीपत के युद्ध में भारत जो सेना थी, मराठा सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन मराठा सेना इसलिए हार गई थी क्योंकि उनकी रसद, जो अब्दाली की सेना थी, उसने रसद काट दी थी। अब यदि रसद काट दी जाती है तो क्यू के जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो सेना है, वो कितने समय तक जूझ पाएगी, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। तो मुश्किल से ये जो युद्ध है ये 8 या 10 दिन और चलेगा, क्योंकि जो रूसी सेना है वो तेजी से घुस रही है और उसने सब बड़े बड़े शहरों को अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन वहीं पर दूसरी बात कि यूक्रेन के पास विकल्प क्या है। देखिए यूक्रेन जो है, आपने अभी तक क्या खोया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप बड़े संकट से अब कितना आगे बच सकते हैं। बहुत सही। जेलेंस्की जो अभी तक युद्ध करने पर उतारू हैं, वो उनके दुस्साहस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन कोई भी जो राष्ट्र का प्रमुख है वो अपने देश को कब्रिस्तान बनाकर उस पर कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। जेलेंस्की को इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने एक गलती तो की ही है कि अपने जो शक्तिशाली पड़ोसी है उसको दरकिनार करके आपने दूर के पड़ोसियों पर भरोसा किया, तो न तो युद्ध में नाटो आया, न ही अमेरिका आया। अभी भी जो जेलेंस्की वो किस कल्पनाशीलता में जी रहे हैं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको अब यह जो लड़ाई है ये जेलेंस्की की लड़ाई नहीं है, ये एक राष्ट्र की लड़ाई है। और जो राष्ट्र है वो बड़ी मुश्किल से बनता है, उस राष्ट्र में कई परिवार रहते हैं, उस राष्ट्र का बड़ा भविष्य होता है। तो जेलेंस्की को अपने जो कुछ वो आत्मबल दिखाना चाहते हैं, जो उनकी कल्पनाशीलता है, जो उनकी राजनीतिक चीजें, उन सबको छोड़कर उनके अपने राष्ट्र के भावी भविष्य की ओर देखना चाहिए। अच्छा, और उनको तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर रूस से बात करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि फिलहाल इस विकल्प पर जरूर काम करना चाहिए और रूस तैयार भी है इसके लिए। लेकिन ब्रह्मदीप एक बात बताएं, जब इस तरह के हालात जब बनते हैं, युद्ध के हालात बनते हैं, राजधानी पर कब्जा होने के हालात बन जाते हैं, कई जगहों पर है ना, अगर इतिहास को भी पढ़ें इस तरह की चीज़ें तो समझ में आती है। कभी भी जो मुख्य जो शासक होता है या फिर जो राजा होता है, जब हालात पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आता है तो वहाँ से भाग खड़ा होता है या फिर युद्ध में मारा जाता है। ऐसा ही होता है ना। जेलेंस्की क्या अभी भी कीव में हैं या वहाँ से फरार हो चुके हैं परिवार के साथ? क्योंकि कई खबरें आ रही थी कि सवाल ही नहीं है कि वो कीव में हो, बाहर से रह करके सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। और जो तमाम राजनीतिक प्रतिष्ठानों की बात कर रहे हैं कीव में हैं, क्या उन राजनीतिक प्रतिष्ठानों में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, चाहे सांसद हों, विधायक हों, क्या हैं वो कीव में या बाहर से हैंडल कर रहे हैं और पूरी जनता और पूरे नागरिक को उन्होंने एक तरह से मौत के हवाले करके फरार हो गए वहां से? देखिए गौरी जी, जो यूक्रेन का सांस्कृतिक इतिहास है वो बहुत ही लड़ाकू रहा है और वो युद्ध में से भागने वाले लोग नहीं है। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में रूस को जो बचाने वाला था, सोवियत संघ को बचाने वाला था, यूक्रेन था। तो जेलेंस्की निश्चित तौर पर देखिए जो बंकर है बंकर बना के रखें, और जेलेंस्की बिल्कुल देश छोड़कर नहीं भागे, वो किसी बंकर में ही होंगे, वो अपने देश में होंगे और वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है, जेलेंस्की एक सिपाही नहीं है। जेलेंस्की इस समय एक सिपाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो बताना चाहते हैं कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। जेलेंस्की एक सेनापति है जिसके जिम्मे न केवल सेना है लेकिन उस देश का भविष्य है। तो जेलेंस्की को युद्ध लड़ने के बजाय युद्ध लड़ने का जो काम है वो तो यूक्रेन की सेना का है।
और जेलेंस्की दिखाना चाहते कि वो भी युद्ध लड़ेंगे। जेलेंस्की का काम है कूटनीतिक दृष्टि से, अपने राष्ट्र की सामरिक दृष्टि से अपने राष्ट्र के करोड़ों लोगों को कैसे बचा ले। तो जेलेंस्की को युद्धोन्माद बचाए रखने के स्थान पर जो मनोवैज्ञानिक लाभ लेना चाहिए और दुनिया के सामने की अपील करना चाहिए कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं, रूस भी युद्ध विराम की घोषणा करे और हम तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। और यही इस पल का इंतजार मुझे लगता है कि यूक्रेन के करोड़ों लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी आहें जो है उनको सुनने वाला कोई नहीं है। गौरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ब्रह्मदीप। मुझे लग रहा है कि ये जो आम जनता, ठीक है, देश के ऊपर हमला है, आक्रमण है, और कोई भी देश, वहाँ के रहने वाले नागरिक को बिल्कुल ही पसंद नहीं पड़ता कि कोई दूसरा देश उनके देश पर हमला कर दे। हर व्यक्ति अपने देश के लिए देशभक्त होता है, लेकिन कूटनीतिक लेवल पर, ताकत के लेवल पर, तमाम तरह के हालात अगर आपके खिलाफ हैं तो कुछ चीज़ें और भी सोची जा सकती हैं, और भी रणनीति बनाई जा सकती है। विपिन जी के पास मैं आता हूँ। विपिन जी, ब्रह्मदीप जिस चर्चा को आगे बढ़ाए, बहुत ही बेहतरीन बातें उन्होंने कही कि देखिए विकल्प है तो बहुत कम, साहसी भी काफ़ी हैं, यूक्रेन के लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? नाइंसाफ़ी नहीं है यूक्रेन की जनता के लिए? क्या बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता है? मुझे थोड़ा सा बताइए विपिन जी, क्या बीच का रास्ता निकाल भी लिया जाए तो फिर फ़ायदा किस तरह का फ़ायदा और नुकसान, नफ़ा नुकसान रूस के लिए दिख रहा है, यूक्रेन के लिए दिख रहा है, और अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इसका किस तरह से वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? क्योंकि मौके में हैं वो लोग कि किस तरह से हमको यूक्रेन को लूटने का मौका मिले, रूस को लूटने का मौका मिले, वो लोग तो यही सोच रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए अभी इस समय जो स्थिति बनी हुई है, शतरंज का खेल क्या होता है? शतरंज के खेल में एक दल की हार कब होती है, एक टीम की, कि जब उसका राजा को मात दे दी जाती है, वो परास्त हो जाता है, तो वो टीम भी हार जाती है। तो यहाँ पर राजा कौन हुआ? जेलेंस्की, जो उनके राष्ट्रपति हैं। तो एक प्रोपागेंडा जो चलाया जा रहा है कि जेलेंस्की छोड़ के जा चुके हैं मुल्क, पहली बात। उधर से दूसरी जो खबर आ रही है, ये भी इस जो खबर आ रही है कि 400 मर्सनरी भेजे हैं इनको खत्म करने के लिए जेलेंस्की को। तो ये भी कोई ज्यादा इसकी संभावना नहीं है कि ये रूस ने ही उड़ाई होगी खबर, ताकि ये ऐसी खबर उड़ाई जाए ताकि जेलेंस्की मैदान छोड़ के भागे, क्योंकि ये मैदान छोड़ के भागे जब राजा ही नहीं होगा, और तो फिर वो किस बलबूते पे वहां की जो मुल्क है वो लड़ेगा युद्ध, कैसे सामना करेगा रूस से, कौन नेतृत्व करेगा? नेतृत्व करने वाला कोई सामने खड़ा नहीं होगा तो कौन दिशा निर्देश देगा? तो ये प्रोपागेंडा युद्ध चल रहा है, जिसका खंडन कर रहे हैं बार बार जेलेंस्की आके, जो वीडियो मैसेज भेजते हैं आके खुद सामने आते हैं। तो वो उसके पीछे ये कारण है कि वो रूस का जो प्रोपागेंडा का उसको खारिज कर रहे हैं, उसको खारिज करने के लिए। पहली बात तो देखिए, इस समय जो आग में घी डालने का काम अमेरिका और नाटो मुल्कों ने करा वो तो कर दिया, लेकिन इस समय नासमझी हो रही है, क्योंकि ये युद्ध जितना आगे बढ़ रहा है, आज छठा दिन है, 120 घंटे हो गए हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला है। क्योंकि कारण है उसका, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये इससे हल नहीं निकलने वाला कि आप उनको हथियार पकड़ा दें, हथियार और उनको मुहैया कराते रहें यूक्रेन को। इससे क्या होगा? और उग्र हो जाएगा रूस, क्योंकि रूस चेतावनी दे रहा है कि अभी और ये हम लोग हमला बोलेंगे, और वो तो परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर समझदारी से काम करना पड़ेगा। अगर वाकई में अमेरिका और नाटो के मुल्क चाहते हैं कि ये युद्ध पे लगाम लगा दी जाए, तो उसका ये हथियार देने से काम नहीं बनने वाला, वो और खतरनाक अंजाम ले लेगा ये जो युद्ध चल रहा है अभी इस समय वर्तमान में। तो यहाँ पर कूटनीति भी बहुत बड़ी बात है। और अभी जो खबरें, जैसे मैंने उस बात को बोला कि यूएनएससी से इसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और दूसरी बात है कि यूरोपियन यूनियन में ये आने की इन्होंने प्रस्ताव रखा है यूक्रेन ने, इनको सदस्य बनाया जाए, कि हमारे को सदस्य बनाया जाए, तो जिसपे अभी मंथन चल रहा है यूरोपियन यूनियन का। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, उससे कुछ काम नहीं बनने वाला यूरोपियन यूनियन का। अगर बिल्कुल, मुझे ऐसा क्यों लगता है विपिन जी, मैं हालांकि सवाल में कर्नल केएस खटाना जी के पास लेके जाऊंगा। खटाना जी, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि यूक्रेन को उकसाया जा रहा है, यूक्रेन को मदद देने के नाम पर इतना उकसा दिया गया है कि वो हर हाल में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के इशारों पर काम कर रहा है। यूक्रेन किसी कूटनीतिक लेवल पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। शर्तों की बात तो खैर अलग छोड़ दीजिए, पहले बातचीत तो बढ़िया है ना, तरीके से बैठ के बातचीत दोनों देश करें ताकि
कम से कम कोई रास्ता तो निकले। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूक्रेन को उकसाया जा रहा है, क्योंकि जो जो वार्ता हुई थी इनकी अभी बेलारूस बॉर्डर पे, हाँ उसमें यूक्रेन की कंडीशन ये थी कि ना सिर्फ लड़ाई खत्म हो, बल्कि क्रीमिया हमें वापस दिया जाए। ठीक है, तो हाँ। उसने इतनी इतनी इम्पॉसिबल कंडीशन रखी कि वो रूस कभी भी वो स्वीकार करेगा नहीं। और ये कंडीशन क्यों रखी? क्योंकि नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने रखवाई। तो नाटो कंट्रीज और अमेरिका भी नहीं चाहता कि लड़ाई अभी खत्म हो जाए। जब तक देखिए, जब तक इसका कोई सही समाधान नहीं निकलेगा, सही समाधान यही हो सकता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बने और वहां से इसको यूक्रेन को जो हथियार को जखीरा सप्लाई करा जा रहा है उस पर रोक लगे और वहां पे रिजीम चेंज हो। इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। और आप देखिएगा, आखिर में यही फैसला होगा। इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, पर फैसला यही होगा, क्योंकि रूस के पास अभी होने के लिए कुछ नहीं है। जितने सैंक्शन इन्होंने, अमेरिका ने और यूरोपियन देशों ने लगा दिए हैं, उससे ज्यादा ये लगा भी नहीं सकते। सिर्फ एक विकल्प बचा है कि अपनी फौजें भेज दें यूक्रेन में, जो कि वो कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा खटाना साहब, आप मेरे एक सवाल का बहुत बेहतरीन जवाब दोगे, मुझे पता है ये चीज़, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है सेना में। मुझे एक चीज़ बताइए कि कीव पर जिस तरीके से जो खबर आ रही है हम लोग के पास, अभी सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि आज रात में कुछ बड़ा हमला हो सकता है। रात में आज कीव को पूरी तरह से फतह करने की पूरी कवायद होगी, कोशिश होगी रूस की। अगर कीव पर कब्जा हो गया, रूस का कब्जा हो गया, हो सकता है जेलेंस्की वहाँ से फरार हो जाएं, दूसरे देश चले जाएं शरण लेने के लिए, या हो सकता है उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। उसके बाद के क्या हालात होंगे कर्नल साहब? देखिए, उसके बाद हालात यही होंगे कि जो मुझे लगता है, जो मेरा विचार ये है कि जो यूक्रेन की सेना है उसको यूक्रेन सौंप दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन होंगे और जो भी सरकार आती है उसमें ये एंश्योर करेंगे यूक्रेन वाले भी और रशिया भी और बाकी भी के जो इलेक्शन फेयर हो और कोई भी सरकार जो बने वो अमेरिका की पपेट सरकार नहीं हो। और उसके बाद ये रूस वहां से चला जाएगा, क्योंकि रूस को यूक्रेन ऑक्युपाई करने से कोई फायदा नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जो मुझे लगता है कि वो कीव पे एक बार कब्जा करना थोड़ा उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि राजधानी है, बिल्ट अप एरियाज है। हाँ। और रूस का बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, जो लेनिनग्राड में लड़ाई हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हाँ। तो उनका दे मे नॉट ऑक्युपाई कीव फॉर द टाइम बीइंग, पर उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे रिजीम चेंज हो। और जैसा कि आपने सही बताया, जो मुझे भी लग रहा है कि 2-4 दिन में जो प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के शरण ले लेंगे और वहाँ पे रिजीम चेंज होगा। फिलहाल सेना का कब्जा रहेगा और फिर वहाँ पे उनकी अपनी सरकार होगी एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, मैं देखिए इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका का साथ मिलेगा, तमाम नाटो देशों का साथ मिलेगा, कोई साथ नहीं दे रहा है। अब बहुत अच्छा ब्रह्मदीप ने कहा कि हथियारों की सप्लाई करने से काम नहीं चलेगा ना, कि हथियार आपने दे दिया और आप उकसा रहे हो लड़ाई को और युद्ध को महायुद्ध में तब्दील करने जा रहे हो, इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक रणनीति तय करनी पड़ेगी, कूटनीति बनानी पड़ेगी, कैसे युद्ध से बाहर निकले आप। इसी बात पर मुझे लगता है, ब्रह्मदीप के पास मैं आ रहा हूँ। ब्रह्मदीप, एक बात बताएं, क्या लगता है कि यूक्रेन बुरी तरह से फंस चुका है और फंसने के बाद खुद अपने अंदर नहीं झांकने की कोशिश कर रहा है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी ताकत से आप भिड़ गए, बिना सोचे समझे उकसावे में आकर के। कम से कम रूस की तरफ से एक ऑफर तो दिया जा रहा है कि बातचीत करो, शर्तों की बात अलग है, बातचीत करो, बातचीत करके हम बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या सिर्फ यही मामला है कि वहाँ के रिजीम को चेंज कर देना है? ब्रह्मदीप, क्या सिर्फ यही मामला है कि वहाँ पर प्रो अमेरिकन, प्रो नाटो जो देश हैं उसका प्रो कोई गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रूस के फेवर का गवर्नमेंट होना चाहिए?
क्या इसलिए युद्ध हुआ वहां पर? देखिए गौरी जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये तो पता होना चाहिए कि उनके देश की जो आंतरिक स्थिति कैसी है। अब तो इस बात का कि जेलेंस्की अपनी देश की आंतरिक स्थिति को दरकिनार कर गए। अब देखिए, जो यूक्रेन है उसके दो भाग है, एक पूर्वी यूक्रेन है और एक पश्चिमी यूक्रेन है। तो जो पूर्वी यूक्रेन है उसमें तो रूस को कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं जी, रूस के समर्थक के अधिकांश। और अधिकांश जो रूढ़िवादी लोग हैं जो पूर्वी यूक्रेन के रहने वाले, वो अधिकांश रूस का फेवर करते हैं। तो पूर्वी यूक्रेन से कोई दिक्कत नहीं। अब जब पश्चिमी यूक्रेन की बात आती है तो वहां पर अधिकांश कैथोलिक रहते हैं, और वो जो पश्चिमी यूक्रेन है वो पश्चिमी देशों की भाषा बोलते हैं, वो हंगरी के करीब है, पोलैंड के करीब है, ये सब है। अब दिक्कत ये है कि जेलेंस्की को सबसे पहले अपने देश को एक करने पर, एकता और अखंडता जो एक शब्द हमारे देश में खूब उपयोग किया जाता है, तो उस विभिन्नता को खत्म करने के बजाय जेलेंस्की ने इस बात पर ध्यान दिया कि वे सरहद पर रूस से कैसे निपटेंगे। जबकि जो पूर्वी यूरोप का पूरा पूर्वी यूक्रेन का पूरा मोर्चा है वो तो पूरा खुला ही हुआ है, क्योंकि वहां से जो जनता है वो अलगाव पनपा कर बैठी है। रूस उनका खूब सहायता करते हैं, रूस उनको हथियार देते हैं। तो ऐसे में जेलेंस्की सबसे बड़ी गलती तो यही कर गए कि सबसे पहले उनको अपने देश को एक सूत्र में बांधना था, जिसमें पूरी तरीके से नाकाम हो गए। लेकिन अब जहां पर वो खड़े हैं, तो देखिए, अब आपने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने हमारे मेहमान से भी बात पूछी थी, दुनिया कहाँ पर खड़ी है इस समय। तो देखिए, आप इस दृष्टि से देखिए कि ये जो यूक्रेन संकट खड़ा हुआ है, तो यहाँ इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया जो दो ध्रुव में थी, दुनिया दो ध्रुव में बेहतर थी कि कम से कम वो चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की नीति तो चलती थी कि आप रूस किसी के साथ है और किसी के साथ अमेरिका है। लेकिन अब दुनिया बेलगाम हो गई है, और दुनिया बेलगाम होने से क्या हुआ है कि चीन और रूस जैसे जो राष्ट्र उभरे हैं, इनसे कैसे निपटे ये न तो अमेरिका तय कर पा रहा है, न नाटो की सेना तय कर पा रहा है। कभी उत्तरी कोरिया के पास जाके दक्षिण कोरिया में आंखें दिखाते हैं, कभी जापान में खड़े होकर आंखें दिखाते हैं, कभी अटलांटिक महासागर में जाते, कभी हिंद महासागर में जाते, कभी काला महासागर में जाते हैं। तो अब ये जो वैश्विक ध्रुव है, ये बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। और ये जो यूक्रेन का संकट है, जब तक इसका समाधान होगा तो दुनिया में ये तय हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था तो खत्म हो गई है। सुरक्षा परिषद के जो सदस्य वो दादागिरी पर उतारू हो गए। तो यूएन आज की तारीख में किसी काम का नहीं है। जी। अफगानिस्तान में भी पूरी तरह से उसका रोल समझ में आ गया, यहाँ भी इसका पूरी तरह से रोल समझ में आ गया है। और मुझे लगता है कुछ सफेद पोश लोगों का एक जमावड़ा है यूएन, है ना, टाई पहनने वाले, साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, या फिर है ना, वो अजीब तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लगता है कि क्यों पूरी दुनिया का पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है, उस संगठन को दिया जा रहा है, उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान का ही मसला को देख लें, ब्रह्मदीप, अफगानिस्तान में खुलेआम खेल चला जा रहा था, लूटपाट हो रही थी, और उधर से यूएन को 2-2, 3-3 दिन के बाद पता चलता था कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वो अपडेट करते थे 2 दिन के बाद कि हम लोग देख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और जब उनकी मीटिंग ही होती रह गई और अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। ऐसा यूएन, ऐसा यूनाइटेड नेशन होने से क्या मतलब है भाई साहब? मुझे लगता है कि हर देश को ना पैसे देना बंद करे, इसको डिसॉल्व करना चाहिए। आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समाप्त करने के लिए, हल निकालने के लिए यूएन का कोई रोल नहीं बचा। विपिन जी, थोड़ा सा बताइए। यूएन तमाम तरह की जो ये सब संगठन हैं, जब जिसको जो मन में आ रहा है वो तो कर ही रहा है ना। रसिया को जो मन में कर रहा है, यूक्रेन को जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। यूक्रेन भी तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रसिया को हम कह सकते हैं, यूक्रेन भी तो कर रहा है। यूक्रेन, बहुत अच्छी बात ब्रह्मदीप ने कहा, यूक्रेन को कम से कम अपने देश को तो एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो उकसावे में आकर के रूस से ही भिड़ गए। रूस भी अपनी मनमानी तो कर ही रहा है, वो करेगा भी, अगर उसकी सुरक्षा को लेकर के। अगर मैं तो ऐसे समझता हूं चीजों को, हमारे देश के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियार वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ उस तरह का मिसाइल तैनात कर दिया जाए, चीन की तरफ से कर दिया जाए। हम लोग जब रोकें तो कहे कि मेरी जमीन है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। हम लोग बर्दाश्त करोगे क्या विपिन जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कौन बर्दाश्त करेगा? कैसे बर्दाश्त करेंगे भाई साहब? नहीं कर सकते ना। रूस भी कैसे करेगा? बिल्कुल। इस समय 21वीं सदी में सबसे ज्यादा हास्यास्पद और दुखद चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है ये
कि यहाँ पर आप यूएन की बात करें, ईयू यूरोपियन यूनियन की बात करें, नाटो की बात करें, पहले वॉर्सो का गठन हुआ था, वॉर्सो पैक्ट बना था कि ताकि नाटो को टक्कर दी जाए। वो अलग बात है, खत्म हो गया 1991 में। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा, इन सारे जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये इनका क्या फायदा हुआ जब बड़े बड़े मुल्क जो तानाशाही कर रहे हैं, इस समय तानाशाह बन गए हैं, वो उसे वो और मनमानी कर रहे हैं। और अभी तो हम उस मुहाने पे आ गए कि जब ये रिहायशी इलाकों में हमले बोले जाएंगे, अगर नागरिक मारे जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी फिर क्या, कौन लेगा? ये लोग तो पल्ला झाड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, सबसे बड़ी बात है मैं देख लेता हूं मेरे पास वक्त है या नहीं, शायद आधा मिनट 1 मिनट का वक्त हो। खटाना साहब से मैं जरूर एक बात पूछना चाहूँगा। खटाना साहब, ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा? कोई तो सामने आए। उससे अच्छे तो पोप हैं, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, रूस और यूक्रेन दोनों से मैं बात करूंगा, शांत हो जाओ भाई, युद्ध नहीं करो। उससे तो अच्छे पोप की तरफ से बयान आया ना। खटाना साहब, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? इस संगठन का मतलब क्या है खटाना साहब, जो समय रहते अगर काम नहीं आ रहा हो तो? देखिए, यूनाइटेड नेशन आज के तारीख में बिल्कुल फेल है। जो जैसा कि अभी समबॉडी टोल्ड, इसकी जो मर्जी हो कर रहा है, अमेरिका की जो मर्जी हो उसने किया, सारे मुल्कों में किया। अभी यही रशिया कर रहा है, यही चीन कर रहा है। और देखिए, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ जो सबको पता होनी चाहिए। इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ? कि जो चीन की तरफ जो कि सबसे डेंजरस रिजीम है आज की तारीख में, उसकी तरफ से अमेरिका का, यूएन का और बाकी सब क्या ध्यान हट गया और सब यूक्रेन पे लगे हुए हैं। जो जैसे हम बात करें परमाणु युद्ध की या थर्ड वर्ल्ड वॉर की, देखिए ये वॉर चाइना शुरू करेगा, ये रशिया शुरू नहीं करेगा, या ये यूक्रेन में नहीं होगा। जिस प्रकार से रशिया चाइना बढ़ रहा है मिलिटरीली और इकोनॉमिकली, अगला विश्व युद्ध चीन से या चीन के कंटेक्स्ट में ही शुरू होएगा। और वहां से आज पूरी दुनिया का ध्यान वहां से हटा हुआ है, कोई चीन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूक्रेन की पीआर मशीनरी इतनी बढ़िया है कि वो लगने देते नहीं। पीआर मशीनरी है खटाना साहब चीन। चलिए बिल्कुल। अच्छा सर, समय खत्म हो गया सर, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, बहुत ही दिलचस्प चर्चा थी। 2-4 घंटे भी हम लोग बैठकर बातचीत करें तभी ऐसी इस तरह की कोशिश रहती है हम लोग समाधान तो नहीं दे सकते, लेकिन यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध का मतलब है महाविनाश सहने के लिए कौन तैयार होगा? दुनिया का कोई भी देश तैयार नहीं हो सकता। और अपने नागरिकों को, बेगुनाह नागरिकों को, है ना, निर्दोष नागरिकों को मौत के हवाले कर देना, ये भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, चाहे वो रसिया की बात करें या फिर यूक्रेन की बात करें। इसलिए समय रहते बहुत ही जल्दी से हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। दोनों देशों को समझाने की ज़रूरत है। युद्ध को बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है समझौते और कम से कम उस तरह की बातचीत हो जिसके जरिए इस युद्ध की समाप्ति हो जाए। चलिए सर, आप तीनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।